नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आप लोगों के बीच रूबरू हुई हूँ, ये घटना बेहद दुख पहुंचाने वाली है, बेहद दिल को झकझोर देने वाली है। क्योंकि जिस किसी ने इस घटना के बारे में सुना, वो कुछ देर के लिए सोचने और समझने पे मजबूर हो गया कि आखिरकार ऐसा क्यों लोग करते। मैं बात कर रही हूँ 1 जुलाई 2023 की उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुरादाबाद। इसी मुरादाबाद का एक थाना लगता है सिविल लाइन। सुबह सुबह का वक्त होता है। इंस्पेक्टर राम प्रकाश शर्मा जी बैठे रहते। तभी एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल रहती है, हाथ में सोटा हुए थाने में पहुंचते और कहते हैं कि सर, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जो राम प्रकाश शर्मा जी रहते हैं थाना इंचार्ज, वो कहते हैं कि तुमने सुबह सुबह ऐसा क्या कर दिया कि जो तुम्हें थाने आके अपनी गिरफ्तारी करवानी पड़ रही है। इस पे और तुम्हारा नाम क्या है? इस पे जो वो 40-45 साल का जो व्यक्ति रहता है वो कहता है कि मेरा नाम देवेंद्र पाल, और मैंने अपने ही भांजे का कत्ल कर दिया। जब ऐसा इंस्पेक्टर साहब सुनते तो पहले तो ये सोचते हैं कि अगर जो कोई दारू भी पिएगा तो इतनी सुबह सुबह, इतनी भोर के समय तो कोई पिएगा नहीं। ये व्यक्ति होशो हवास में बोल रहा है। बाकी उसके उम्र के और उसके जो कि इस तरह अपने गुनाह को कबूलने को देखते हैं तो कहते हैं कि आखिरकार इसकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो कि अपने भांजे का ही कत्ल करना पड़ा। क्योंकि गांव के इलाके में या शहरों के इलाके में एक तरह से हमारे भारत देश में मानिए तो भांजे को एक ऐसी पूजनीय चीज मानी जाती है, एक ऐसी पूजनीय व्यक्ति माना जाता है। लोग कई जगहों पे भांजे को ब्राह्मण का रूप समझते हैं और ब्राह्मण समझ के इनका पैर तक छूते हैं। अब यही देवेंद्र पाल कह रहे हैं कि हमने अपने भांजे का कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर साहब भी चौंक जाते हैं, टीम बुलाते हैं और देवेंद्र पाल को अपने जीप में बैठाते हैं, घटनास्थल पे पहुंचते। और जब घटनास्थल पे पहुंचते हैं तो वाकई सच सामने आता है। और जब सच सामने आता है, दरअसल जो देवेंद्र पाल है, इनके अलावा इनकी 2 बहनें, बड़ी बहन जो कि अमरोहा के सहजनवा में उसकी शादी हुई रहती है, और वहीं छोटी बहन अमरोहा में ही उसकी शादी हुई रहती है। बड़ी बहन जिसकी शादी तो होती है, बाकी कुछ समय के बाद जैसे ही उसका बेटा शिवम ये इस दुनिया में आता है, जैसे 5 से 6 साल का होता है, शिवम के पिता का स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद जो देवेंद्र पाल की बड़ी बहन होती है, जब उसका पति एक्सपायर हो जाता है तो देवर से ही उसकी फिर से शादी कर दी जाती है और फिर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने लगती है। बाकी इसके बाद उसको कोई और संतान नहीं होती, कोई और बच्चे नहीं होते हैं सिवाय शिवम के। शिवम ही रहता है। और इधर जो देवेंद्र पाल की छोटी बहन अमरोहा में भी उसकी शादी हुई रहती है, जिसकी कि 2 बेटियां रहती। बेटियां, एक बेटी 16 साल की और एक बेटी 14 साल की। ये भी लोग बड़े खुशहाल अपने जीवन को जी रहे होते हैं। बाकी कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। जो देवेंद्र पाल की छोटी बहन, उसके भी पति का किसी बीमारी के कारण स्वर्गवास हो जाता है इसी कोरोना काल में। और जब छोटी बहन के पति भी मर जाते हैं तो यहाँ बेटियां सयानी थी, उनकी जिम्मेदारी अब पूरी तरह से देवेंद्र पाल के जो बहन रहती है उनके पे आ जाती है। बाकी देवेंद्र पाल जो होते हैं उस जो कि संपन्न रहते हैं, समय समय पे अपनी बहन की मदद करते हैं, धीरे धीरे समय गुजरते रहता है। बाकी एक दिन देवेंद्र पाल की बड़ी बहन देवेंद्र पाल को फोन करती और कहती कि भैया, दरअसल मुझे शिवम को लेके बहुत चिंता है। कुछ गांव के मनबड़ लड़कों का ये साथ पकड़ लिया है, कुछ ऐसे लड़कों का साथ है कर लिया जिससे कि इसके जान पे बनाई है। वो धमकी दे रहे हैं कि शिवम को हम जल्द ही निपटा देंगे, जल्द ही इसको मार डालेंगे। अब देवेंद्र पाल अपने भांजे के प्रति थोड़ा सेंसिटिव होकर सोचते हैं तो कहते हैं कि ऐसा है कि उसको कुछ दिनों के लिए क्यों ना वहां से हटा दिया जाए। इसके बाद अपनी छोटी बहन से बात करते हैं, जो कि अमरोहा में ही अपने 2 बेटियों के साथ अपना गुजर बसर कर रही होती है। शिवम को उसके घर बात करके शिवम को वहां भेज देते हैं। शिवम अपने मौसी के घर तो जाता है, बाकी एक उदंड विचार का
लड़का जब अपनी मौसी के घर पहुंचता है, अपनी मौसी की दो बेटियों को देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि जो उसकी मौसी की दोनों बेटियां थी बेहद खूबसूरत और हसीन थी। अब शिवम वहां रहने तो लगता है, बाकी अपनी मौसी की लड़की यानी अपने बहनों पे ही वो नजर टिकाए रहता है। वो क्या कर रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, सो रही हैं, नहा रही हैं, सारी चीजों पे वो ख्याल रखता है। अब वो इसी तरह ध्यान देते देते जब भी ये लड़कियां नहाने जाती या जब भी अपने कपड़े बदलने जाती तो ये छिप छिप के उनकी वीडियो बना लेता। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन जो उसकी मौसी की बड़ी बेटी रहती है शिवम की, उसके पास जाता है और उसकी कुछ अश्लील वीडियो उसको दिखाता है और कहता है कि अगर जो तुमने मेरे साथ मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो ना सिर्फ मैं तुम्हारी माँ को दिखाऊंगा बल्कि मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा। इस पे जो लड़की रहती है डर जाती है, सहम जाती है, उस लड़के की बात को मान जाती है। और बात ये थी कि वो जो शिवम था अपनी ही मौसी के लड़की से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है। डर के मारे वो लड़की उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल रहती है। अब शिवम कुछ दिन तो उस लड़की से शारीरिक संबंध बनाता है, बाकी उसकी नजर छोटी बहन पे भी रहती है जो कि 14 साल की रहती है। अब एक दिन यही बात उस लड़की से भी कहता है, उसकी कुछ वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर जो तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो ये वीडियो ना सिर्फ मैं जो है कि सोशल मीडिया पे डालूंगा बल्कि तुम्हारी माँ को भी दिखाऊंगा और इलाके के लोगों के सबके मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप पे भेजूंगा। जब ये बात उस लड़की से कहता तो वो भी लड़की डर जाती है और इस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो भी तैयार हो जाती है। अब धीरे धीरे सिलसिला लगातार चलते रहता है, कभी इस लड़की के साथ कभी उस लड़की के साथ, दोनों के साथ आए दिन दिन में रात में जब भी उसका जी करता शारीरिक संबंध बना रहा था। बाकी हद तो तब पार हो जाती है जब यही बात एक दिन अपने मासी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता। मासी पहले तो उसको जोर का एक थप्पड़ लगाती है, बाकी जैसे ही शिवम अपने मोबाइल फोन से कुछ ऐसी वीडियो अपनी मासी की दिखाता है, मासी भी हक्का बक्का रह जाती है। और दूसरा उसी की लड़की की वीडियो जो कि ये स्वयं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो शूट किया रहता है, वो वीडियो अब अपनी मासी को दिखाता है। अब यहाँ जो है कि मासी भी हक्का बक्का, अब एक बार ये जो लड़का शिवम अपनी ही मासी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब लगातार ये सिलसिला कभी माँ के साथ, कभी बेटियों के साथ, कभी माँ के साथ, कभी बेटियों के साथ लगातार चल रहा था। बाकी अभी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बेटियों को बचाए तो बचाए कैसे, अपनी इज्जत को बचाए तो बचाए कैसे। बाकी एक दिन हिम्मत करती है और देवेंद्र पाल को फोन करती है और सारी करतूत शिवम की जो कि अपने भाई देवेंद्र को बताती है कि आपने तो उसे सुधारने के लिए भेजा, पर यहाँ आके उसने तो हम ही लोगों का जीना हराम कर दिया है, अब हमारे पास मरने के सिवा कुछ है नहीं। जैसे ही ये बात देवेंद्र पाल सुनते हैं, देवेंद्र पाल शिवम को फोन करते हैं और उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही जरूरी बात करनी। अब शिवम अपने मामा को तो मना नहीं कर पाता, उनके बताए हुए जगह पे पहुंचता है। जब जगह पे पहुंचता है तो वहां देवेंद्र पाल अकेले होते। पहले तो शिवम से बढ़िया से पेश आते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मोबाइल दिखाओ। शिवम इस पे इनकार कर देता है। जैसे ही शिवम इनकार कर देता है, जो देवेंद्र पाल होते हैं वो देखने में हट्टे कट्टे रहते हैं, उनके हाथ में एक लाठी रहती है और उसी लाठी से वो अपने भांजे के सिर पे प्रहार करते हैं और ताबड़तोड़ 2-3 बार उसी लाठी से उसके सिर पे मारते हैं। वो जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे जब गिर जाता है उसके मोबाइल फोन को लेते हैं, चेक करते हैं तो उसमें तमाम वीडियो उनकी बहन की, भांजियों के और बहन की जो कि बेटियों की सारी वीडियो उसमें पड़ी रहती है, जिसको देख के उनको भी थोड़ी देर के लिए शर्म सी आ जाती। और जब शिवम को टटोलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि शिवम तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। इस पे देवेंद्र पाल भी अब हैरान है, परेशान है कि आखिर मैं क्या करूं। जिस भांजे को मैं भगवान समान समझता था, उस भांजे के जो कि इतनी बेरहमी से मैंने कत्ल कर दिया। बाकी कत्ल करने की वजह भी थी। अब दोनों तरफ ये सोच रहे थे, तभी उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना शिवम को मैं ले जाऊं, रेलवे ट्रैक पे रख दो, ट्रेन आएगी, 2 हिस्सों में खंड खंड हो जाएगा। इसके बाद ये होगा कि शिवम ने अपनी बहनों के साथ ऐसा किया तो उसको अपने किए पे पछतावा हो रहा था, वो ट्रेन से कट गया। अब जैसे ही ये सोचते हैं ले जाके उसको ट्रेन की पटरी पे रखते हैं, बाकी लगभग 1 घंटे का समय गुजर जाता है, ना ही कोई ट्रेन आती है और ना ही ऐसा कुछ होता है। देवेंद्र पाल अपने ही बातों में जद्दोजहद में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं।
तभी वो अचानक से शिवम को अपने कंधे पे उठाते हैं और सीधे घर लेके जाते हैं, और घर ले जाने के बाद अपनी दोनों बहनों को इस बात की सूचना देते हैं कि हमने शिवम की हत्या कर दी है, वजह बताते हैं। शिवम की मां भी वहां पहुंचती, जबकि अपने बेटे की करतूत जान के उसको भी बड़ा ही दुख होता है कि मेरा बेटा, जिसके लिए मैं अपने बहन के घर भेजी, बाकी वो बहन के साथ और मेरी बहन की बेटियों के साथ ऐसा किया, इसलिए ज्यादा उनको दुख नहीं होता है अपने बेटे के मरने पे। बाकी भाई को बचाने के लिए वो भी पहुंचती हैं और अपनी उनकी छोटी बहन भी पहुंचती है अपनी बेटियों के साथ। जैसे जैसे रात बीत रही थी, देवेंद्र पाल जो है वो टूटते हुए जा रहे थे, और जैसे ही भोर का समय होता है, लगभग 5 बजे का वक्त होता है, सीधे वो सिविल लाइन थाने पहुंचते हैं और राम प्रकाश शर्मा जी के सामने अपने गुनाह को कबूलते हैं। जब ये सारा वाकया इस राम प्रकाश शर्मा जी के सामने वो कहते हैं, तो इस पे वो भी भावुक हो जाते हैं कि एक व्यक्ति ना चाहते हुए भी एक व्यक्ति के कत्ल के जुर्म में उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, और वो शायद सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे कट भी जाए। तो कभी कभी इंसान गुनाह करना तो नहीं चाहता है, बाकी उसके हाथों मजबूरी में गुनाह हो जाता है। अब जो राम प्रकाश शर्मा जी हैं वो ऐसी चार्जशीट लगाए हैं, वो सोचते हैं कि ये जो देवेंद्र पाल हैं इनको कम से कम सजा मिले, क्योंकि इन्होंने जो किया वो मजबूरी में किया, शायद डिप्रेशन में आके अपने ही भांजे का कत्ल कर दिया। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का, आपकी सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।